गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजलि गुप्ता और आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपवाह तंत्र। देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है। धरातलीय जल, नदियों का जल या धरातलीय जल अपने जिस तंत्र के रूप में प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो देखिए अपवाह तंत्र, हर नदी का अपना अपना एक अपवाह तंत्र होता है। जैसे क्या है कि सिंधु नदी है या गंगा, ही जो गंगा नदी है या दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, एक निश्चित अपवाह मार्ग से प्रभावित होती हैं और उसी प्रवाहित मार्ग को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। देखिए नदियाँ शुरू से ही भारत में एक महत्वपूर्ण अवयव रही हैं और नदियों के किनारे ही जो है विश्व की लगभग सभी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। जैसा कि आपको पता है विश्व की लगभग सभी नदियाँ जो हैं वो उन्हीं के किनारे सभ्यता विकसित हुई है। तो देखिए आपको पता है कि भारत में जो वार्षिक जो वर्षा जल है उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा लगभग 118 सेंटीमीटर है जो औसत है ना। भारत की वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, 118 सेंटीमीटर है ना। यही वर्षा जो है धरातल पर अपवाही जल के लिए उत्तरदायी है। इसी से काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं और भूमजल का निर्धारण भी इसी वर्षा से ही होता है। तो देखिए अपवाह तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए भारत का जो अपवाह तंत्र है वो काफी विस्तृत है और भारत में लगभग 10,600 नदियां प्रवाहित होती हैं, छोटी बड़ी मिलाकर के। परंतु आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि देश का 70% जो जल है वो केवल गिनी चुनी कुछ 4 या 5 नदियों में ही पाया जाता है ना। देश का 70% जो जल जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और इसकी सहायक नदियों में ही पाया जाता है। देश का 70% जल जो वार्षिक प्रवाहित होता है हमारे भारत में, उसका 70% भाग गिनी चुनी ही 4-5 नदियों में प्रवाहित होता है। देखिए मोटे तौर पर हम भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हम हिमालयी अपवाह तंत्र कह सकते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं उत्तर भारत की उनका उद्गम स्थल कौन सा है, उनके उद्गम स्थल क्या है, हिमालय पर्वत है। क्योंकि हिमालय से ही जो ग्लेशियर्स हैं उनसे पिघल के उनको पानी मिलता है, तो हिमालय की उत्पत्ति वाली है ना। तो इसलिए हम इसको हिमालयी अपवाह तंत्र कहते हैं। और दूसरा अपवाह तंत्र है वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये तो मोटे तौर पर हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जबकि इसे हम अगर हम भाव की दृष्टि से देखें तो इसे हम 2 भागों में पुनः विभाजित कर सकते हैं। कैसा, एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और दूसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र। देखिए बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं तो वो जिस तंत्र का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी की तरफ का, उसको हम बंगाल की खाड़ी का तंत्र कहते हैं। और दूसरा है अरब सागर की जो नदियां बहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहते हैं इसको हम, है ना। क्योंकि देखिए जो भारत की ज्यादातर जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि देश का 77% जो जल है नदियों के द्वारा वो अरब सागर की खाड़ी में ना गिर करके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यानी अरब जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो देश के 77% पानी को लेके चलता है। और जबकि जो अरब सागरीय तंत्र है उसमें मात्र केवल 23% पानी ही जाता है नदियों के द्वारा। नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसका 77% बंगाल की खाड़ी का तंत्र है और 23% अरब सागरीय तंत्र है। तो देखिए हिमालय के अपवाह तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें इसको समझना है। सबसे पहले आपको पता है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी यहाँ पर नदियां प्रवाहित होती थी, है ना। तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी यहाँ पर जो नदियां प्रवाहित होती थी उनमें 2 नदियां प्रमुख थी। पहली थी उसमें तिब्बती नदी और दूसरी थी आपकी इसमें जो हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती थी इंडो-गम्मा या शिवालिक नदी। तो देखिए सबसे पहले इसमें तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हुई थी, तब इस पर एक नदी प्रवाहित होती थी जिसको हम क्या कहते थे, तिब्बती नदी कहते थे, हम तिब्बत की नदी कहते थे। और ये नदी जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती थी, पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती थी। इसको हम शुरुआती तिब्बती नदी या आद्य तिब्बती नदी कहते हैं, है ना। और हिमालय के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती थी जिसको हम इंडो-गम्मा या शिवालिक नदी कहते हैं, इंडो-गम्मा या शिवालिक नदी कहते हैं। ये नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती थी, है ना। और
अरब सागर में गिरती थी, है ना। देखिए यहाँ पर हमें इसको समझना जरूरी है कि सबसे पहले इस जो हिमालय का अपवाह तंत्र है, इसके उद्भव का सबसे पहले जो प्रयास किया है वो E.H. पेस्को और पिलग्रिम महोदय ने 1919 में दिया था। E.H. पेस्को और पिलग्रिम महोदय ने 1919 में इस हिमालय अपवाह तंत्र के उद्भव की व्याख्या की थी। तब उन्होंने बताया था कि सबसे पहले आद्य जो सिंधु जो तिब्बती नदी थी और इसके दक्षिण में इंडो गंगा या शिवालिक नदी थी, ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती थी। जो तिब्बती नदी थी ये मुख्य नदी किससे मिलकर बनी थी, ये पश्चिम में बहती थी और इसमें से ही बाद में फिर बाकी की नदियां बनी थी। तो देखिए ये जो तिब्बती नदी है जो वर्तमान की सापो नदी है ना, सापो और सिंधु नदी है और ऑक्सस नदी है, ये वर्तमान की इसी नदी से मिलकर बनी है। तिब्बती नदी से ही जो वर्तमान की सापो है ना, और वर्तमान की जो सापो नदी है, और जो सापो को ही बाद में आपको पता है भारत में हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, सापो है, ऑक्सस है और सिंधु नदी है, ये वर्तमान की इसी नदी का ही विस्तार है। ऐसे ही जो आपके दक्षिण में प्रवाहित होती हैं है ना, जो इंडो गंगा नदी थी ये भी पश्चिम में ही प्रवाहित होती थी। ये जब प्रवाहित होती थी पश्चिम की तरफ, तब इन नदी से इस नदी में से कुछ छोटी छोटी नदियां भी थी, जो पंजाब की छोटी छोटी नदियां थी, उन्होंने शीर्ष अपरदन करके क्या किया, इस शिवालिक या इंडो गंगा नदी को क्या कहते हैं, अपहरण कर लिया। देखिए शीर्ष अपरदन क्या होता है, शीर्ष अपरदन की घटना जो है वो पहाड़ी भागों में होती है, ऊंचाई वाले भागों में होती है, नदी का उद्गम होता है उन भागों में होती है। नदी अपने शीर्ष अपरदन के द्वारा पीछे हटती जाती है और पीछे हटते हुए दूसरी नदियों को अपहरित कर लेती है, अपने में मिला लेती है। तो ऐसे ही छोटी छोटी नदियां थी, ये शीर्ष अपरदन करती गई। उन्होंने सबसे पहले इंडो गंगा नदी को अपने में मिलाया और उसके बाद शीर्ष अपरदन करके तिब्बती नदी को भी अपने में मिला लिया, है ना। तो इस प्रकार शीर्ष अपरदन के द्वारा ये नदियों की उत्पत्ति हुई। बाद में इसी इंडो गंगा या शिवालिक नदी से जो है बाकी की नदियां उत्पन्न शीर्ष अपरदन के द्वारा। देखिए इस इंडो गंगा नदी की जो शीर्ष अपरदन था, इसकी नदियों के द्वारा इसने क्या किया, इस तिब्बती नदी का शीर्ष अपरदन करके अपहरण कर लिया और पश्चिम में जो है वो सिंधु नदी के रूप में बहने लगी, है ना। और मध्य से क्या हुआ, शीर्ष अपरदन के द्वारा जो गंगा नदी थी उसकी उत्पत्ति हुई और पूर्व में यहीं से जो है शीर्ष अपरदन के द्वारा अपहरण कर लिया, तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति इसी नदी से हुई थी, है ना। तो जो गंगा नदी थी ये उत्पन्न होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी, जैसी ब्रह्मपुत्र नदी थी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी। और तीसरी नदी थी आपकी सिंधु नदी, जो पश्चिम में बह करके सिंधु की खाड़ी में गिरने लगी थी। देखिए ये था हमारा पूरे भारत का अपवाह तंत्र का उद्भव, कैसे इससे बाकी की नदियां उत्पन्न हुई। देखिए ये जो नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व से ही प्रवाहित हुई। जैसे जैसे हिमालय उठता गया वैसे वैसे नदियों के जो अपवाह तंत्र थे वो भी परिवर्तित होते रहे। हालांकि इन्होंने अपने आप को बनाए रखा है नदियों ने, इसलिए इनको हम पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। तो ये है देखिए इंडो गंगा नदी, ये इस तरह से प्रवाहित होती है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जो पश्चिम में सिंधु नदी थी ये पहले थोड़ी पूर्व में बहती थी, बाद में ये पश्चिम की तरफ खिसक गई। और पहले इसमें अकबर के टाइम में क्या होता, अकबर के टाइम में 16वीं सदी में लगभग ये नदी जो थी उच्च के पास गिरती थी, परंतु बाद में अब इसका जो स्रोत है जो मिठानकोट के पास जो है मिलती है, चेनाब से और झेलम से, मतलब ये मिठानकोट के पास मिलती है ना। और ऐसे ही जो नदी थी इसका अपहरण कर लिया गया था। तो जो सरस्वती नदी थी वो पहले बहती थी पश्चिम में, है ना। ये पश्चिम जो आज जो प्राचीन सरस्वती नदी का नाम लिया जाता है, बाद में उत्थापन होने से क्या हुआ कि ये जो सरस्वती नदी थी इसकी घाटी सूख गई और ये पूरा बहने लगी। और इसका अपरदन जो गंगा नदी के द्वारा इसका शीर्ष अपरदन जो गंगा नदी के द्वारा कर लिया गया, और गंगा नदी के द्वारा शीर्ष अपरदन करने की वजह से ये सरस्वती का जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया और ये यमुना नदी के रूप में पूर्व में प्रवाहित होने लगी और बाद में इसे गंगा नदी ने अपने तंत्र में समाहित कर लिया, है ना।
और इसी प्रकार जो गंगा नदी पूरब में बहती हुई और ब्रह्मपुत्र नदी भी आगे जाकर के ये बहती है। तो आपको पता है गंगा नदी जो है पहले वो जब डेल्टाई भाग में क्या होता है, डेल्टाई बंगाली खाड़ी डेल्टा बनाती है अपना, तो पहले ये जो गंगा नदी थी ये पहले हुगली की सहायक जो हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में, पहले वहाँ से होते हुए सागर जी पर अपना डेल्टा का निर्माण करती थी, परंतु बाद में डेल्टाई क्षेत्र में थोड़ा पूरब में खिसक गई और पद्मा बांग्लादेश में प्रवेश करके पद्मा कहलाने लगी। और पद्मा और माफा जी क्या करती है, मेघना नदी का ये जल संग्रहित करती हुई जिसका सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा बनाती है। तो गंगा नदी थी ये डेल्टाई क्षेत्र में पूरब में खिसक गई। और इस बात के प्रमाण क्या मिलते हैं, इस बात के प्रमाण मिलते हैं हमें यहाँ पर गोकुल झीलें मिलती हैं, गोकुल झीलें मिलती हैं इसके उत्तरी भाग में, मैदानी भाग में, जो गोकुल झीलें बाद में छूट गई थी। और इससे पता चलता है कि ये जो है अपने मार्ग को बदलती हुई और वर्तमान में जो है वो बांग्लादेश की तरफ दक्षिण में खिसक गई है और वहाँ से जाकर के ये बंगाल में बांग्लादेश में गंगा नदी का विशाल डेल्टा बनाती है। तो इस प्रकार हमने देख रहा है कि नदियाँ जो अपने मार्ग के कारण परिवर्तित होती रही हैं, ऐसे ही कोसी नदी ने भी अपने मार्ग को परिवर्तित किया है, ऐसे ही यमुना नदी ने जो प्राचीन सरस्वती नदी थी उसी को वर्तमान में अब क्या कहते हैं, यमुना नदी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये नदियों का उद्भव हुआ है और इन्हीं मुख्य दो नदियों से हुआ है। सीड संवर्धन के द्वारा इन नदियों ने अपहरण किया है और इस प्रकार जो हिमालय अपवाह तंत्र का उद्भव हुआ है। तो देखिए हिमालय अपवाह तंत्र को भी हम डिटेल अध्ययन करने के लिए 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हिमालय अपवाह तंत्र को हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में डिवाइड करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल अध्ययन हम कल करेंगे, क्योंकि हमें सिंधु नदी के बारे में जानना है तो सिंधु नदी के तंत्र को जानना होगा। और सिंधु नदी का जो तंत्र है उसमें 5 नदियाँ 6 नदियाँ आती हैं, सिंधु, झीलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास नदियाँ आती हैं। ऐसी गंगा नदी की तंत्र की सहायक नदियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं, है ना। और उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ आती हैं। तो इस प्रकार हम इनको क्रमवार रूप से तोड़ करके इनका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र आता है, जो आपको बताया मैंने जैसा कि जो गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये इसमें देश का लगभग 70% पानी बहता है। देश का लगभग 70% नदियों में बहने वाला जल जो है वो इन्हीं 2 नदियों में पाया जाता है, गंगा नदी तंत्र में और ब्रह्मपुत्र नदी में। 70% जो जल है उन तीनों तंत्रों को मिलाकर के ही पाया जाता है। बाकी का जो जल है वो देश की अन्य छोटी नदियों में बहता है, यानी देश की केवल 2 नदियों में ही 60% से ज़्यादा पानी बहता है। ब्रह्मपुत्र नदी में 33.5% पानी और जबकि आपका गंगा नदी में 26% पानी जो प्रवाहित होता है देश का। इन दोनों नदियों में 60% से ज़्यादा पानी जो है वो देश का प्रवाहित होता है, यानी देश के 60% जल को ये 2 नदियाँ ही अपने आप में प्रवाहित करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी की नदियाँ कितनी छोटी होंगी कि जो इन 2 नदियों में इतना जल प्रवाहित होता है, यानी 33.5% पानी तो अकेले ब्रह्मपुत्र में रहता है और देश का 26% पानी जो है केवल गंगा नदी में रहता है। तो आप सोच सकते हैं बाकी की नदियाँ के सामने कितनी छोटी है। तो इस प्रकार से ये हमारे हिमालय का अपवाह तंत्र है जिसको डिटेल में तोड़ करके अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के कल क्लास में हम सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का डिटेल में एनालाइज करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।